बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एक फ़ैसला आया था पेशावर हाई कोर्ट का, और उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एक फ़ैसला मुअत्तल किया था। और उसके बाद हमने देखा था कि शायद खैबर पख्तूनख्वा में भी अब पेशावर हाई कोर्ट इन सारे मामलात को नहीं देखेगी, लेकिन अब अंदाज़ा हुआ है कि जो मातहत अदलिया है वो सुप्रीम कोर्ट की बजाय अपने पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसलों को प्रायोरिटी देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनको बार बार गिरफ़्तार किया गया था उनको गिरफ़्तारी से भी रोका है और बड़ा रिलीफ भी दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं की दरख्वास्तें। एक तो इंट्रा कोर्ट अपील है परवेज़ इलाही की, वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 साबिक MNAs उनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर जो अहम पेशरफ़्त सामने आई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर झगड़ा, उनके घर पर छापा मार कार्रवाई की गई है इस्लामाबाद में। FC समेत एंटी करप्शन के एहलकारों ने साबिक वज़ीर तैमूर झगड़ा को गिरफ़्तार करने के लिए उनके घर पर छापा मारा है। और साबिक वज़ीर तैमूर झगड़ा इस्लामाबाद वाले घर पर छापा मारा गया, तहाँ वो घर पर ना होने के बायस गिरफ़्तार होने से बच गए। और ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस और FC के दर्जनों एहलकार घर में दाखिल हुए थे और एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा की टीम भी उनके साथ मौजूद थी। और एंटी करप्शन KP के उनको गिरफ़्तार करने आई और उन्होंने आगे मदद हासिल की इस्लामाबाद पुलिस और FC की। अब FC तो डायरेक्ट वजारत दाखिला के अंडर आता है, और उसके लिए एक शख्स की गिरफ़्तारी के लिए जो साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए इतने बड़े पैमाने पर और विद असलहा, वो वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि असलहा बुरदार नफरी आई और उन्होंने छापा मार कार्रवाई की, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। बड़ी अफसोसनाक ख़बरें आ रही हैं फैसलाबाद से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि वहाँ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, तो जब वो कारकुन हाथ नहीं लगे तो उनकी बहन को उठा के ले गए हैं। और वहाँ पर वकला की जानिब से जो फैसलाबाद बार के वकला हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर थाने में धरना दिया है कि जब तक आप हमारी बहन को आप नहीं रिहा करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आपका मामला जो भी हो सकता है, अगर वो किसी मुकदमे में गिरफ़्तार है, किसी मुकदमे में मुलज़म है लड़का, तो आप उसकी गिरफ़्तारी के लिए करें कार्रवाई, लेकिन उसकी बहन को घर से उठाना ये इंतहाई अफसोसनाक है। और अगर कोई ऐसी बात है तो ये पुलिस की ज़िम्मेदारी बनती है फ़िलफ़ौर रिहा किया जाए और ख़ुदा के लिए इस हद तक ना जाएं कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चले जाएं। दूसरी जानिब साहबजादा हामिद रज़ा ख़ान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान के इत्तेहादी भी हैं, वो भी काफ़ी अरसा से रूपोश हैं। उनके भी मुकदमात में नाम है। जो फैसलाबाद में जो इदारों के दफ्तरों पर हमला केस था उसमें अब उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है। वो कहते हैं जी कि मेरी हमशीरा जिनका सियासत से कोई दूर दूर तल्लुक़ नहीं है, तो ये एक मजहबी ख़ानदान है और इनके वालिद साहब का बहुत बड़ा मजहबी नाम था, तो वो कहते हैं कि मेरी हमशीरा को कॉल्स की जा रही हैं और उनको धमकियां दी जा रही हैं कि आपको उठा लिया जाएगा पुलिस की जानिब से। तो वो भी उनकी जानिब से भी खदशात का इज़हार किया गया और उन्होंने तो बाकायदा तौर पे कहा है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर फिर राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ और बाकी जो वहाँ की क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, उनके ख़िलाफ़, चूँकि वो हर सूरत चाहते हैं कि फ़ैसलाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का सफाया हो और वहाँ पर ना ही तो जो साबिक अपोजिशन लीडर है उनको कोई पूछने वाला हो, लोटों का जो सरबराह था, ना राना सनाउल्लाह को कोई पूछे, ना आबिद शेर अली को पूछे, और बस वो इधर मेरे ख़्याल में तो जैसे कल पाकिस्तान एक मैच जीता है, मैच जीतने से पहले क्योंकि 400 का टारगेट था, तो सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे कि आपको पाकिस्तान को खिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मैच सेरेमनी कर लें। तो क्या कहाँ 400 बनना है। खैर वो तो जुगाड़ लग गया, अल्लाह ने किया कि वो चल गया। एक फ़ौजी जो थे वो फ़खर ज़मान, उन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में खेल। और अगर इस तरीके से आप चाहते हैं कि फैसलाबाद से तमाम जो लीडर्स हैं PTI के उनका सफाया करके आपको इंतखाबात जीत सकते हैं, तो मेरे ख़्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये भी देखना होगा उस्मान डार को भी, फ़ारूक हबीब को भी, सदाकत अली अब्बासी को भी, इन तमाम लोगों को कि भाई जब तक आप IPP के लिए किरदार अदा नहीं करेंगे, आप भले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें, आप भले इमरान खान पर इल्ज़ामात लगा लें, आपको मुआफ़ी नहीं मिलेगी। और फवाद चौधरी की और उससे पहले जो लाहौर में फैमिली है उनका जो हाल है वो सबके सामने है।
दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है 9 मई केसेस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और साबिक एम एन ए आलिया हमज़ा, उनकी दरख्वास्त ज़मानत को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है 9 मई के मुकदमात में। ये जिना हाउस ये मरकज़ी केस है, अभी इनकी मरकज़ी केस में ही ज़मानत नहीं हुई, चूँकि 1-1, 2-2 की दरख्वास्त ज़मानत दायर की जाती है। पहले सनम जावेद की दरख्वास्त ज़मानतें मंजूर हुई, खतीजा शाह की ज़मानतें मंजूर हुई, अब आलिया हमज़ा हैं और फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी की दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में जस्टिस असजद जवेद घुराल साहब, ये 2 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस ये था जिसने समाअत करनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमज़ा पर थाना सर्वर रोड और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट में जलाओ घराव मुकदमे में ये उनकी दरख्वास्त पर 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक एम एन ए है रुबीना जमील, उनकी दरख्वास्त ज़मानत भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है और उनकी दरख्वास्त ज़मानत जस्टिस शहराम सरवर साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अब ये दहशतगर्दी के दोनों मुकदमा दहशतगर्दी के हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दहशतगर्दी के लिए 2 DB बना दिए, 2 डिवीज़न बेंच बना दिए, चूँकि बहुत ज़्यादा केसेस थे। 9 मई के हवाले से हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार किया हुआ है, तो किसी की ज़मानत है, किसी की कोई दरख्वास्त है, किसी का कोई मामला है, तो वो लाहौर हाई कोर्ट ने 2 डिवीज़न बेंच, पहले 1 DB काम करती थी, अब 2 DB हैं जो देख रही हैं 9 मई के वाक़यात और केसेस को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़ातून रहनुमा आलिया हमज़ा, उनका 7 नवंबर को ही दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होगी और वो आलिया नीलम साहिबा की अदालत में समाअत होगी, जिन्होंने पहले खतीजा शाह वगैरह की ज़मानतें मंजूर की हैं। जबकि जो रुबीना जमील है, रुबीना जमील की तमाम मुकदमात में ज़मानत पहले हो चुकी है। जिना और हमला केस में भी उनकी ज़मानत हो गई थी, लेकिन बाद में एक राहत बेकरी के सामने जो एक मुकदमा था, जलाओ घराव केस था, उसमें उनकी जो ज़मानत थी वो नहीं हुई थी। और उसमें हालांकि जो मरकज़ी केस था उसमें जब ज़मानत हो गई तो बाकी तो सारे केसेस उससे मिलते जुलते थे, लेकिन उसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना और हमला केस में उनकी ज़मानत मंजूर कर ली, लेकिन जो राहत बेकरी के सामने जलाओ घराव था उसमें ज़मानत मंजूर नहीं की थी। अब अदालत 7 नवंबर को जस्टिस शहराम सरवर साहब के सरबराही में 2 रुकनी बेंच इसके ऊपर समाअत करेगा। जबकि खतीजा शाह की दरख्वास्त ज़मानत, सनम जावेद की दरख्वास्त ज़मानत जो नए मुकदमात में उनको नामज़द किया था इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो दरख्वास्त ज़मानतें हैं बाद अज़ गिरफ़्तारी उनकी मुख्तलिफ़ मुकदमात में, वो तमाम 6 नवंबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर हैं और 6 नवंबर को अदालत में समाअत होगी। इसी तरीके से परवेज़ इलाही को डिस्चार्ज किया था एंटी करप्शन के मुकदमे में, जब गुजरांवाला लेके गए थे तो गुजरांवाला की जो एंटी करप्शन अदालत थी उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इनके ख़िलाफ़ जो केस है वो केस बनते ही नहीं है और पहली तारीख पर उनको रिहा कर दिया गया था। उस फैसले को चैलेंज किया गया था निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से, और सिंगल बेंच ने जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब के बेंच ने, सिंगल बेंच था, उन्होंने वो जो फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर दिया था और दोबारा से रिमांड सुनने का हुक्म दे दिया था, जिसके ख़िलाफ़ इंटर कोर्ट अपील दायर की थी परवेज़ इलाही ने। और परवेज़ इलाही ने अपील में मौक़िफ़ अपनाया था कि सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ के बरअक्स जुडिशल मजिस्ट्रेट का फ़ैसला मुअत्तल किया। गुजरांवाला के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया। अपील में इस्तदा की गई कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए। इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि ये एंटी करप्शन का मामला है, एंटी करप्शन की जो ट्रायल कोर्ट है वो जो ज़िली अदालतें हैं एंटी करप्शन की, मजिस्ट्रेट जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसका काम सिर्फ रिमांड को देखना है, वो ट्रायल कोर्ट नहीं है कि वो डिस्चार्ज करे। इस वजह से उन्होंने जो डिस्चार्ज किया है उसको हर सूरत कलअदम करार दिया जाए। परवेज़ इलाही के वकला के 2 मौक़िफ़ हैं। एक तो ये है कि अगर मजिस्ट्रेट के फ़ैसले को चैलेंज करना था तो निगरानी फ़ाइल होनी थी सेशन अदालत में, ना कि डायरेक्ट वो आती हाई कोर्ट में, कि वो एंटी करप्शन की अदालत में निगरानी जाती और फिर वो हाई कोर्ट में आते तीसरे फोरम पे। उन्होंने डायरेक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दूसरा, वो कहते हैं कि जब ज़ाब्ता फ़ौजदारी ने जुडिशल मजिस्ट्रेट, हमारे यहाँ हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे राय बशीर साहब कि जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है CRPC, ये मजिस्ट्रेट और SHO की शान में लिखा हुआ कसीदा है। ज़ाब्ता फ़ौजदारी में जितना अख्तियार मजिस्ट्रेट के पास है वो शायद हाई कोर्ट के पास भी नहीं है, इतने अख्तियारात हैं फ़ौजदारी कानून में। तो ज़ाब्ता फ़ौजदारी में SHO के पास
SHO FIR درج کر دے, اگر وزیر اعلیٰ بھی IG بھی آ جائے وہ اس کو نہیں چھیڑ سکتے. SHO کے پاس اتنا اختیار ہے. اور پھر اسی طریقے سے مجسٹریٹ کے پاس اختیارات ہیں. تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ جب مجسٹریٹ نے ڈسچارج کر دیا تو آپ اس کو نہیں چھیڑ سکتے, چونکہ ان کے پاس اختیار ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس ریمانڈ دینے کے قابل نہیں ہے اور اس میں کوئی چیز نہیں ہے تو وہ رہا کر سکتے ہیں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کامران بنگش انتہائی پڑھے لکھے اور ایک سوفسٹیکیٹڈ رہنما ہیں اور بڑی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں, اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو نوجوان پاکستان تحریک انصاف سامنے لے کے آئی تھی. کامران بنگش, آپ جانتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا پہلے مراد سعید کو, جو کہ مراد شہید اشتہاری ہے, اور اس کو انہوں نے وہاں پہ چھپایا ہوا ہے اپنے ڈیرے پہ. اس پر پولیس کہتی ہے کہ ہم نے چھاپہ مار کارروائی کی تو کامران بنگش نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر فائرنگ کی اور مراد سعید کو انہوں نے وہاں سے بھگانے میں معاونت کی. دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا. اس میں پہلے جیل میں بھیجا گیا اور پھر ضمانت منظور ہوئی. وہاں سے ضمانت منظور ہوئی تو ان کو لے کے گئے ڈیرہ اسماعیل خان. اس بغاوت کے مقدمے میں جو شیر افضل مروت اور کامران بنگش کے خلاف دائر ہوا, اس میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے پہلی تاریخ پر ہی ریمانڈ کی بجائے کامران بنگش کو ڈسچارج کر دیا. وہاں سے لے گئے یہ جو تھے کامران بنگش, ان کو اٹک سے اٹک نہیں ٹانک میں لے گئے اور وہاں پر ان کو پیش کیا گیا. وہاں سے عدالت نے ان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا. پھر دیر لے گئے. دیر جب لے کے گئے تو وہاں کی جو عدالت تھی ان کو بتایا گیا کہ جناب والا پشاور سے معاملہ شروع ہوا تھا, ایک ہی طرح کی وقوع ہے اور ایک ہی طرح کا الزام ہے اس پر. پشاور کے بعد بغاوت کا مقدمہ انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کیا, اس کے بعد انہوں نے ٹانک کیا, پھر دیر کیا, اور پھر اس کے بعد اگلی جو اس کو خلاف کیا وہ چترال کیا. اب جب دیر میں عدالت میں پیش کیا تو بتایا گیا کہ چترال کی پولیس آئی ہوئی ہے ان کو لینے کے لیے. اس پر پھر حالانکہ جج صاحب کو بتایا گیا کہ جناب آپ اس طرح کی ضمانت نہیں دے سکتے کہ میں حفاظتی ضمانت دیتا ہوں. مجسٹریٹ کی عدالت تھی تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے پہلے اسد کیسر اور ان کے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو معطل کر رکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں, وہ ان کی حد تک کیس تھا, یہ نہیں ہے کہ وہ کو پورے خیبر پختونخوا کی حد تک فیصلہ ہے. آپ نے جب ایک بندے کو 3 سے 4 مقدمات میں پہلے گرفتار ہو چکے ہیں اور ہر عدالت نے اس کو بری کر دیا, ڈسچارج کر دیا, تو اب کیسے آپ گرفتار کر سکتے ہیں. انہوں نے جو عدالت تھی ان کی جانب سے چترال کی پولیس کے حوالے نہیں کیا گیا, ان کو ضمانت دی گئی ہے, حفاظتی ضمانت دی گئی ہے, اور عدالت نے کہا کہ 6 نومبر تک آپ کے پاس ضمانت ہے, آپ جا کے مقامی عدالت جو چترال کی ہے وہاں پر عبوری ضمانت دائر کر کے اپنی ضمانت کروا لیں. 6 نومبر تک چترال کی مقامی عدالت میں پیش ہونے کے لیے ضمانت منظور کر لی, اور میں سمجھتا ہوں یہ راہداری ضمانت اس کو کہہ لیں, حفاظتی ضمانت کہہ لیں. بڑی کوشش کی انہوں نے, جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے تھے ان کو تسلیم کرتے ہوئے جوڈیشل مجسٹریٹ نے, خیبر پختونخوا کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو پریورٹی دی, بجائے اس کے کہ ایک فیصلہ جو صرف ایک کیس کی حد تک ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کے 2 MP اور سابق اسپیکر کی حد تک ہے, اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو, جو پروسیکیوشن تھی وہ بار بار سپریم کورٹ کے فیصلے کا سہارا لے رہی تھی, کیونکہ اسی کے سہارے تو اسد کیسر بھی گرفتار ہو رہا ہے, اسی کے سہارے تو تیمور جھگڑا کے گھر پر بھی کارروائی ہو رہی ہے. تو لیکن جو جوڈیشل مجسٹریٹ تھے انہوں نے, باقیوں نے پہلے دن ہی ان کو ڈسچارج کیا اور اگلے نے پھر ان کو حفاظتی ضمانت بھی دی اور گرفتاری سے بھی روک دیا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.